नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों को समर्पित ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां। जी हां, मौजूदा महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाई बहन खेतों में लगातार बने हुए हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुँचता रहे। इसीलिए आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे पथरीली भूमि की समस्या में हमारे किसान हाइड्रोपोनिक खेती को अपना सकते हैं। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे मिश्रित खेती करने वाले कामयाब किसान सेठपाल सिंह से और अंत में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जायद फसल कैंपेन 2022 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कृषि भवन में किया गया, जिसे संबोधित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्रालय से जुड़े तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। क्या विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन जायद अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर के कृषि से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ग्रीष्म ऋतु की फसलें बोने की योजना बनाई, आदान का प्रबंधन किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ग्रीष्म ऋतु की बुआई भी गत वर्ष से अधिक करने में हमारा किसान सफल हुआ। इसका फायदा निश्चित रूप से देश को होता ही है और वो हुआ भी है। इसके लिए मैं देश भर के किसानों को और राज्यों की टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक ग्रीष्म ऋतु की फसलों का सवाल है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति है और जलवायु की दृष्टि से भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु का रकबा बढ़े, यह इसलिए जरूरी है कि ग्रीष्म ऋतु की फसल यह किसान को अतिरिक्त आमदनी कम लागत में और कम समय में देने वाली होती है। यही फसलें पशुओं के लिए चारे का भी प्रबंध करती हैं। जहां पानी है वहां सब्जी इत्यादि की भी खेती की जाती है। पहले से अधिक तीव्र गति से सरकारें भी इस दिशा में प्रवृत्त हुई हैं और इसलिए जायद कॉन्फ्रेंस होना प्रारंभ हुआ और राज्य भी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप हमारा ग्रीष्म ऋतु की फसलों का रकबा बढ़ रहा है। आप सब ने जो योजना बनाई है, जो लक्ष्य तय किए हैं, केंद्र सरकार ने भी अपना प्रेजेंटेशन आप सबके समक्ष रखा है। इस सत्र के पश्चात विचार विमर्श होगा, राज्य अपनी बात रखेंगे और राज्यों की जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका निराकरण करना यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों को अवगत कराना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में अथवा कृषि में ग्रीष्म ऋतु की फसलों की दृष्टि से जो केंद्र सरकार के सहयोग की आपको अपेक्षा है, केंद्र सरकार उस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। यह मैं आप सब लोगों को इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
DGICR ने आप सबको अनुरोध किया है कि जो नई बीजों की किस्में हैं उनका उपयोग अगर करेंगे तो अधिक फायदा होगा। राज्य की टीम को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार पुरानी जो रस्म चलती रहती है हम उस लीक से नहीं हट पाते, ना हटे इसके लिए दबाव और प्रभाव का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सरकार केंद्र की और राज्य की हो, हम सब लोग जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य और हमारी मंजिल एक ही है, कृषि उन्नत हो, कृषि लाभप्रद हो, कृषि की उत्पादकता बढ़े और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए। ये एश्योर किया गया है कि जो जायद की क्रॉप हैं उसमें कम से कम जो है इजाफा करने के लिए राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी और किसानों को अधिक से अधिक जायद में क्रॉप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि फर्टिलाइज़र का जो मूवमेंट है वो जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि खरीफ और जायद के पीरियड में किसी भी खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इसकी सूचना वो नीचे किसानों को दें, जिससे कि किसानों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुद्ध और साफ जल पूरे विश्व की समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार खेती में जिस तरीके से पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से भूमिगत पानी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है और हमारे देश की ये बड़ी समस्या है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक जल संरक्षण की नई नई तकनीकों पर लगातार काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान हाइड्रोपोनिक को अपना सकते हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन पानी के स्रोत अब घटते जा रहे हैं। दूसरी ओर रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी मिट्टी कमजोर होती जा रही है। हाइड्रोपोनिक्स पानी की कमी और कमजोर मिट्टी दोनों समस्याओं का समाधान है। ये मूल रूप से बिना मिट्टी वाली खेती है। ऐसी खेती जिसमें पौधे पानी की मदद से उगाए जाते हैं और बहुत कम पानी में ही फसल तैयार हो जाती है। बिना मिट्टी वाली इस खेती में ना तो बेवजह खरपतवार उगते हैं और ना ही मिट्टी जनित बीमारियों का ही खतरा रहता है। साथ ही मेहनत भी कम लगती है और मजदूरी की लागत भी। अच्छी बात यह है कि इस तकनीक से घर की छत पर भी साग सब्जियां उगा सकते हैं और साल भर फसलें ले सकते हैं। दरअसल पौधों को विकास के लिए मिट्टी की नहीं बल्कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर पानी में ही पोषक तत्व घोल दिए जाए तो फसलें आराम से उगाएंगी। हाइड्रोपोनिक्स इसी सिद्धांत पर काम करती है। हाइड्रोपोनिक्स की दो तकनीक है, एक माध्यम विधि है और दूसरी घोल विधि। घोल विधि में पौधों को पानी से भरे ट्रे में वैज्ञानिक तरीके से रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों वाले घोल को ट्रे में प्रवाहित करते हैं, जबकि माध्यम विधि में बालू, धान की भूसी, कंकड़, नारियल का छिलका, राख या फिर लकड़ी का बुरादे का इस्तेमाल होता है। आप चाहे तो जूट, नारियल और वर्मिक्यूलाइट जैसे फसलों के अपशिष्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता होती है और ये भुरभुरे भी होते हैं। साथ ही हवा की आवाजाही भी बनी रहती है। गौरी जाधव महाराष्ट्र के एक गांव में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती कर रही हैं। गौरी ने अपनी खराब जमीन को वीडमैट से ढक दिया है ताकि कोई भी खरपतवार न उगने पाए। इसके बाद इन्होंने नारियल के अवशेष से भरे थैले केरल से मंगवाए। एक थैला 5 किलो का होता है और इसकी कीमत 30 से 50 रुपए तक होती है। थैले में 4 छेद होते हैं, 3 ऊपर और 1 नीचे। ये थैले सख्त होते हैं, इसलिए सबसे पहले इनमें पानी डाल दिया जाता है। 2-3 दिन में ये फूलकर नरम हो जाते हैं। इस थैले को खेती के लिए कम से कम 3 साल तक उपयोग किया जा सकता है। थैलों को कतारों में रख देंगे और पानी देने के लिए टपक सिंचाई का सहारा लेते हैं। सिंचाई के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश जैसे प्राथमिक घुलनशील तत्व होते हैं। साथ ही प्रमुख घोल के रूप में नाइट्रेट, सल्फेट और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का उपयोग होता है। इनके अलावा पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल होता है।
आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकेल का भी इस्तेमाल करते हैं। तजुर्बेकार किसानों का मानना है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से न सिर्फ लागत कम आती है बल्कि सब्जियों का स्वाद भी बढ़ जाता है। इस तकनीक में बीमारियां लगने का अंदेशा भी कम रहता है। यही वजह है कि कीटनाशकों की जरूरत बहुत कम पड़ती है, यानी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से जैविक सब्जियां उगती हैं। तो अभी हमने आपको बताया हाइड्रोपोनिक के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कामयाब किसान सेठपाल सिंह से, जिन्होंने कृषि में विविधीकरण को अपनाया और कामयाबी हासिल की। जी हां, किस तरीके से मिश्रित खेती कर आप भी अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सेठपाल ने अन्य किसानों को भी अपनी ओर प्रेरित किया और उन्होंने भी कृषि में विविधीकरण को अपनाया है। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी।
सेठपाल सिंह नंदी फिरोजपुर गांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके परिवार के साथ साथ गांव के अधिकांश परिवार खेती और पशुपालन पर आश्रित है। अच्छे रोजगार की तलाश में सेठपाल सिंह ने बीएससी और मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन खेती में इनका ज्यादा रुझान था। वे खेती और पशुपालन में ही विकास का रास्ता बनाना चाह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण वे जानते थे कि गांव के अन्य किसानों की तरह परंपरागत खेती कर वे कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। सेठपाल सिंह कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। तभी वे गांव के किसान सहायक के संपर्क में आए, जिससे सेठपाल को खेती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे खेती में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल, मिट्टी जांच, दलहनी और तिलहनी फसलों का समावेश, हॉर्टिकल्चर फसल का उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से कराना, जिसे इन्होंने अपने खेत में इस्तेमाल किया। नई सोच के साथ सेठपाल सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उनकी सलाह पर विभिन्न सब्जियों की मिश्रित खेती शुरू कर दी, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। इस सफलता के बाद सेठपाल का हौसला और बढ़ गया और वे अपने खेतों में नए नए प्रयोग करने लगे। वे अपने खेत में एक ही समय में करेला, फ्रेंच बीन्स, पालक, मेथी, नींबू, घिया, शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों की खेती करने लगे और अच्छी पैदावार भी हासिल की। आय बढ़ी तो सेठपाल मत्स्य और सिंघाड़े की खेती, सब्जी उत्पादन, पॉपुलर की नर्सरी समेत बागवानी भी करने लगे। गांव वालों को सेठपाल की कड़ी मेहनत और लगन साफ साफ दिखने लगी थी। देखते ही देखते सेठपाल अपने गांव और आसपास के किसानों के नायक बन गए। किसान उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। वे अपनी छोटी बड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सेठपाल के पास आने लगे और सेठपाल भी बड़े ही उत्साह से हल निकाल लेते थे। सेठपाल कृषि को व्यवसाय के रूप में देखते हैं। वे खुद तो कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी कृषि में विविधताओं को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मिश्रित खेती से सेठपाल को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनका मुनाफा एक साल में 2.5 लाख से 3.5 लाख तक होने लगा। वे अपने खेत और घर के कूड़े कचरे, साथ ही पशुओं के मलमूत्र का उपयोग केंचुआ खाद बनाने में करते, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ी ही, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ हुआ। वे गांव के किसानों को भी केंचुआ खाद के इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेठपाल सिंह किसानों का मार्गदर्शन करते हैं और वे अपने साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का भी प्रयास करते रहते हैं। इनकी सफलता से प्रभावित होकर कृषि विभाग के कई उच्च अधिकारी इनके फार्म का दौरा करने आए। इनकी प्रगति देख और कृषि में इनके योगदान के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया है। इसके अलावा सेठपाल को कृषि विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर किसान सम्मान से नवाजा भी गया। प्रमाण पत्र भी दिए गए, साथ ही इन्हें ट्रॉफी और नगद धनराशि भी दी जा चुकी है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप, जिसमें हमने आपको दिखाई कामयाब किसान की कहानी। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान
38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया के, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार जब फसल तैयार होती है उस वक्त मौसम की मार की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्हें आर्थिक बल देती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन 59A CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।